गौतम बुद्ध ने कहा है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए ज़रूरी है अपनी सोच को सकारात्मक रखना। यही सकारात्मक सोच आपको आपके जीवन में मंजिल की ओर ले जाएगी। और साथ ही आप हमसे अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में यूं ही मिलते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, धरती धुरारी के इस मंच पर हम अक्सर आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनकी जीवन की कहानियाँ या ये कहें कि उनकी पूरी ज़िंदगी का सफ़र आपके लिए प्रेरणादायक होता है और वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं मददगार होता है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनसे रूबरू कराने से पहले उनके बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि वो एक साहित्यकार हैं, या यूँ कहें समाज की आवाज़ हैं, जिन पर माँ सरस्वती का वरदान है, साजों की नाद हैं और उन्होंने अक्षरों के बिखरे बिखरे मोतियों को पिरोया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ लेखिका और साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर। जी नमस्कार, धन्यवाद नाहिद। मनीषा जी, आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ बहुत सारी महिलाओं के लिए बल्कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए भी आज कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होगी कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करने का ठान लेते हैं ना, तो मुश्किलें या परिस्थितियां आपको कभी नहीं रोकती। और हाँ, जो आपके जीवन में कुछ करने की चाह होती है, या बचपन से कहते हैं ना कि जो ख्वाब पल रहा होता है वो एक दिन रंग ज़रूर लाता है और अपनी मंजिल तक पहुँचाता है। तो जहाँ बात बचपन की है, तो इस ज़िंदगी के सफ़र की जो सबसे खूबसूरत यादें होती हैं वो होती हैं बचपन की। कहाँ बीता आपका राजस्थान के इस कौन से प्रांत में, कौन से शहर में आपका बचपन बीता? बिल्कुल, मेरा बचपन चित्तौड़गढ़ में बीता। और कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला अपने आप में वीरता और कविता और यूँ कहें तो रूमानियत का प्रतीक है, क्योंकि मीरा और महाराणा प्रताप और उनके साथ ही पद्मिनी जी, तो तीनों का ऐसा संबंध है जो अपने आप जो किले के साए में रहता है। अगर आपने चित्तौड़गढ़ का किला देखा है तो मैं ये मानती हूँ कि उस किले से कहीं ना कहीं एक रूमानियत आपके अंदर भी रस आती है। तो उस किले ने मुझे कल्पनाएं करने का बहुत सा अवसर दिए और उस किले ने मुझ में बहुत सारे इतिहास को कल्पनाओं में सोचने का अवसर दिया। तो चित्तौड़गढ़ मेरा बचपन बीता और वहाँ का जो माहौल था, वहाँ के जो मौसम थे, मुझे आज भी याद आते हैं। बहुत खूब। कहते हैं ना, राजस्थान का तो जो हर शहर है ना, उसमें एक खासियत है और वो खासियत कहीं ना कहीं पुराने ज़माने से, पुराने किस्से कहानियों से जुड़ी हुई है। उदयपुर में आपकी शिक्षा रही, कैसा वक्त था वहाँ, कैसी शिक्षा रही और क्या कुछ हासिल किया? उदयपुर ही था, अगर मैं कहूँ अल्मा मैटर जिसे कहते हैं, तो उदयपुर ही था। उदयपुर में उन दिनों बड़ा साहित्य का बड़ा सुंदर माहौल था। और वहाँ पर हमारे जो टीचर थे, मोहन राकेश के नाटकों पे हम लोगों को अभिनय करने का अवसर देते थे। और हमारे कॉलेज में लिटरेरी क्लब हुआ करता था, तो बहुत सारे इस तरह के कंपटीशन होते थे। साहित्य अकेडमी युवा प्रतिभाओं के लिए कुछ न कुछ निकालती थी कार्यक्रमों का अवसर। तो हम सबको बहुत सारा साहित्य के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुए। तो हुआ ये कि मैं यूं तो विज्ञान पढ़ रही थी, मैंने बीएससी किया है, लेकिन मुझे रेडियो से जुड़ना और साहित्य से जुड़ना हमेशा से पसंद था। तो हुआ ये कि मैं कर बॉटनी में एमएससी रही थी, लेकिन मेरा मन हिंदी पे आ रहा था। और एमएससी के बीच में ही मैंने एमएससी आधी छोड़ के हिंदी में एमए किया। बहुत खूब। और उन दिनों हमारी टीचर्स बहुत अच्छे होते थे। सुधा मैम थी, मंजू चतुर्वेदी मैम थी। तो उस सब ने मुझे अवसर दिया कि मैं हिंदी साहित्य को, अपने उस सपने को, एक लेखक बनने के सपने को पालूं। और मैंने उस सपने को पाला और पूरा किया। तो ये लिखने का शौक है, जो लेखिका बनने का शौक था, ये आपको बचपन से ही था? बिल्कुल नाहिद, हुआ ये कि मेरी माँ खुद एक लेखिका थी और बहुत बड़ी किस्सा गो थी। वैसे वो शिक्षा विभाग में अधिकारी थी, लेकिन उनको किस्सा गोई का बड़ा शौक था, कविताएं लिखने का शौक था। वो उनकी रचनाएं शिविरा में आया करती थी। तो और साथ ही ये होता था कि क्योंकि शिक्षा विभाग में है, तो बहुत सारी पत्रिकाएं हमारे घर आया करती थी और बहुत सारी पुस्तकों से साबका पड़ता था। तो मुझे लगता है कि बचपन से उन किताबों के साथ ने और माँ की किस्सा गोई ने मुझ में वो बीज डाल दिया था।
यहाँ एक जिक्र करना चाहूँगी, आपने बताया कि आप बॉटनी से एमएससी करने वाली थी, और अक्सर ऐसा होता है ना, साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनका मकसद होता है या तो मेडिकल फील्ड के अंदर जाना या साइंस से ही रिलेटेड किसी रिसर्च में जाना, और जब वो साइंस से आर्ट्स में आ रहे हों, ख़ासतौर से हिंदी साहित्य, तो बहुत अलग अलग राह होती है। कितना मुश्किल था वो करना, और वो आपकी डेस्टिनी के लिए अच्छा भी था। कहते हैं ना, जो हो रहा होता है परिवर्तन, वो आगे बहुत भलाई के लिए हो रहा होता, वो कितना आसान था या मुश्किल था? अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि साइंस, मेरे परिवार में सारे साइंटिस्ट ज़्यादा थे। अच्छा। और एनवायरमेंटलिस्ट बहुत सारे थे, इसलिए वो, अगर मैं कहूँ कि पर्यावरण को लेके प्रेम तो मुझे अपने परिवार से मिला, लेकिन साहित्य के प्रति मेरा इतना गहरा आकर्षण था कि मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ विज्ञान छोड़ने का। हाँ, ये हुआ कि क्योंकि मैं सीधे एमए में आई थी और मेरा बैकग्राउंड साइंस का था जी। तो यूँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बेसिक होता है कि समास और ये सब और संस्कृतनिष्ठ हिंदी जो थी वो मुझे धीरे धीरे सीखनी पड़ी। और जो व्याकरण वाला हिस्सा था, तो क्योंकि जब मैं एमए कर रही थी तो उस तरह की चीज़ें जो जिनको कहते हैं उपमा अलंकार और ये सारा ग्रेजुएशन में ही पढ़ा दिया जाता है, तो एमए में मुझे थोड़ा सा भक्ति काव्य के जो पेपर होता था उसमें दिक्कत होती थी, लेकिन आधुनिक काव्य में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे। तो कुल मिला के अनुभव अच्छा रहा। और ये भी मज़ेदार बात थी कि बीएससी में मेरा ज़्यादातर सेकंड डिवीज़न आता था, लेकिन हिंदी में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि जो माँ नाराज़ चल रही थी कि मैंने बीएससी एमएससी बीच में ही छोड़ दिया, तो वो माँ बहुत खुश हुई जब मुझे गोल्ड मेडल मिला। और मुझे याद है कि मेरी माँ जब मेरी पहली किताब के विमोचन में आई थी, तब उन्होंने कहा कि कभी कभी बच्चों की जिद मान लेनी चाहिए। वो अच्छा ही होता है, वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी है अच्छा। तो वो आपकी कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए, वरना शायद हमारे देश को इतनी अच्छी साहित्यकार नहीं मिल पाती। हो सकता है कि कोई एक अच्छी पर्यावरणविद होती। यहाँ मैम जिक्र करना चाहेंगे, आपकी एजुकेशन रही, उसके बाद कहीं ना कहीं कलम आपसे छूट गई थी, क्योंकि कलम की जगह आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी थी। एक फौज में के परिवार में जाना, फौजी से शादी करना और फिर उनके साथ पूरी दुनिया घूमना ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। तो वो साहित्य से थोड़ी सी दूरी थोड़े वक्त की थी या लंबा अरसा हो गया था? अगर मैं ये कहूँ कि शादी के बाद नाहिद सीधे हमें नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ा, तो वहाँ पे हिंदी का माहौल नहीं था। तो वहाँ पे भी मैंने ढूंढ के वहाँ पर, अगर मैं कहूँ वायुसेना में एक तकनीकी और इसको लिटरेचर को लेके एक लाइब्रेरी होती है सबके लिए, तो मैं साइकिल चला के या अपने, मेरे पास जो भी व्हीकल होता था वो चला के वहाँ मैं पहुँचती थी और मैं वहाँ किताबें पढ़ा करती थी। निश्चित तौर पे लिखना मेरा छूट गया था। तो शादी के बाद मेरे को माहौल ढूंढना पड़ा, क्योंकि जानती हैं आप कि अंग्रेज़ी ना माहौल होता है फ़ौज का। हाँ। लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैं यहाँ पे भी हिंदी को पॉपुलर करूँगी। तो वहाँ मुझे अक्सर जो कार्यक्रम होते थे उनमें हिंदी के लिए एंकरिंग करने का मौका मिलता था। और क्योंकि मैं हिंदी ही बोलना पसंद करती थी, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि लोगों ने भी मेरे से हिंदी बोलना शुरू किया, और मेरे जन्मदिन पे हिंदी में ही जन्मदिन मुबारक हो और केक इस तरह आने लगा। तो मुझे खुशी हुई कि मैंने वहाँ जाके अंग्रेज़ी की जो वर्चस्व था उसको तोड़ा और वहाँ पे लोगों को अच्छी हिंदी से परिचित कराया। तो बाद में मैं, अगर मैं देखूँ तो वायुसेना में लोग मुझे जानते हैं कि मैं हिंदी की एक बड़ी लेखक हूँ। तो वो वहाँ से शुरुआत हुई थी कि मैंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा। बहुत खूब। तो ये तो हुआ कि गैप आया, लेकिन मैं छोटी छोटी कविताएं हमेशा लिखती रही। लेकिन जब बच्चे मेरे स्कूल जाने लगे तो मैंने फिर से पत्रिकाओं का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो लिया। तब मैं राजस्थान वापस पोस्टिंग आ गई थी, नॉर्थ ईस्ट से हम बीकानेर नाल आ गए थे। तो वहाँ आकर मैंने हंस और ज्ञानोदय और वागर्त इन पत्रिकाओं को मंगाना शुरू किया, और तब तक कारगिल वाला समय आ गया था जी। तब मैंने एक पत्र हंस पत्रिका के लिए लिखा था, किसकी रक्षा के लिए। तो वो कारगिल का समय था, कोला वॉर्स चल रही थी। तो मैंने ये लिखा कि जब राजस्थान के दूध वाले सेना के लिए राजस्थान से ट्रक के ट्रक दूध भेज सकते हैं और पूरा भारत कोला वॉर में डूबा हुआ है,
तो ये जो सैनिक हैं, कभी थोड़ा सा ध्यान, तब तक कारगिल की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, लोग वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि वो पहला पत्र जो मैंने हंस को लिखा, और मुझे मेरा जो कहें कि जो डाक का डिब्बा होता था, पोस्ट बॉक्स होता था, लेटर्स से भरा रहता था, इतनी चिट्ठियाँ आई, तब मुझे लगा कि मुझे दोबारा लिखना चाहिए। तो वो एक गैप ज़रूर आया, लेकिन मैंने फिर दोबारा लिखा, तो मेरी लेखनी लोगों तक पहुंची। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैम, ये तो कहा जाता है ना कि ना सिर्फ एक फौजी, बल्कि जो फौजी का परिवार होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा होता है, और यही देशभक्ति का जज्बा हम सब में होता है। और जहाँ बात देशभक्ति की आती है ना, तो हमारी जो भारतीय सिनेमा है वो हमेशा कहीं ना कहीं एक छोटा योगदान ज़रूर देता है, चाहे वो देशभक्ति फिल्में हों या गीत हों। तो और कहते हैं ना, इन गीतों को सुनकर कहीं ना कहीं मन में जो है बहुत सारी उमंगें, उल्लास, खुशियाँ भर जाती हैं, और संगीत कहीं ना कहीं सुकून देता ही। और आपकी तो खासी रुचि भी है संगीत में और कथक में। एकदम नहीं। मैम, यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, जैसे बातों का सिलसिला चल रहा था, उस वक्त आपने जिक्र किया था कि बीकानेर आपकी पोस्टिंग हुई, उससे पहले नॉर्थ ईस्ट में रही आप जी। वहाँ आपने उन्हीं के जीवन पे कुछ किताबें भी लिखी, क्या कुछ था वो, और क्या कुछ खास था, कितना अलग था, वो आप ही की जुबानी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल नाहिद, अगर हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि टी गार्डन्स हैं, उसमें बहुत सुंदर स्त्रियां खुशी से खिलखिलाती हुई पत्ते तोड़ रही हैं, तो जब मैं नॉर्थ ईस्ट गई तो मेरे को भी यही लगा था कि ऐसा ही होगा। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँची और मैंने उन स्त्रियों की आंखों में देखा, तो वो बहुत उदास स्त्रियां थी जी। तो अगर हम इतिहास में बहुत पीछे जाएं, तो उन स्त्रियों को अगर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों से लेकर आए थे, क्योंकि वो एक खास तरह से जंगल से पत्ते तोड़ती थी। तो ब्रिटिश टाइम में वो पूरा का पूरा, अगर हम कहें उरांव और गोंड और इस तरह के लोग थे, उनको वहाँ से नॉर्थ ईस्ट ले आया गया था चाय पत्ती तोड़ने के लिए। तो और उनको कोई और काम नहीं करने दिया। तो 5-5, 6-6 पीढ़ियों से वो स्त्रियाँ उसी स्थिति में थी जिस स्थिति में लाई गई थी। मजदूर है तो मजदूर ही है, तो उनकी आंखों में वो कष्ट मुझे दिखा। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो बहुत सारी वहाँ पे समस्याएं हैं और बहुत सारे अस्तित्व को लेकर झगड़े भी हैं। तो वो सारी जब चीज़ें दिखी, उनकी कठिनाइयाँ दिखी, तो निश्चित तौर पे मुझे लगा कि मुझे इन कहानियों को लिखना चाहिए। और मेरी खाली नॉर्थ ईस्ट एक ही बार पोस्टिंग नहीं हुई, उसके बाद 2-3 बार और हुई। तो वो अब मैंने, क्योंकि कहते हैं ना, कहानी तभी नहीं लिखी जाती, कहानियाँ जब उससे आप निकल आते हैं तब लिखी जाती हैं। तो नहीं, जब मेरे पति जब रिटायर हो गए और मैं आ गई, तो वो सारी चीज़ें मुझे हॉन्ट करती रहीं। तो मेरी जितनी भी नॉर्थ ईस्ट पोस्टिंग की कहानियाँ थी वो मैंने इकट्ठी की और वन्या संग्रह हम लेकर आए। जी बिल्कुल, ये जो वन्या संग्रह है आपका, वो वाकई में ही कहीं ना कहीं उन कहानियों को इकट्ठा करके एक मोती में पिरोया है। क्या कुछ खास उद्देश्य रहा, और जब आपने इसे लिखा, ये प्रकाशित हुई, कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला आपको? बहुत, इस पे इतने अवार्ड्स मिले हैं ना इस छोटी सी किताब पे। और इसमें न केवल नॉर्थ ईस्ट, बल्कि मैं कहूँ तो, क्योंकि मैं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इधर रही हूँ, और अपने राजस्थान में भी बहुत सारे आदिवासी अस्मिताएं हैं, तो कुछ कहानियाँ भीलों पे और बिल्कुल जो अपने जंगलों के जो जनजातियां हैं उन पर भी हैं। तो इस संग्रह पे बहुत सारे पुरस्कार मिले, इस पे बहुत समीक्षाएं हुई, इसका बहुत स्वागत हुआ और बहुत सारे अवार्ड्स के लिए अभी भी शॉर्ट लिस्टेड है। कहा जाता है जो साहित्य होता है, जब आप लिख रही होती हैं, कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो खाली खुशियों से भरा हुआ नहीं होता, उसमें कुछ किस्से भी होते हैं, कुछ मुद्दे भी होते हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाना एक महिला होने के नाते आसान भी नहीं होता। कितना कुछ खास रहा आपके लिए और कितनी खुशी मिली जब आपने उनके छोटे छोटे मुद्दों को अपने साहित्य के जरिए उजागर किया? बिल्कुल नाहिद, होता यही है कि आप रह कर अपने जेंडर को बार बार तलाशते हैं, अपने जेंडर से सवाल करते हैं। हालांकि मैंने वो कहानियाँ भी लिखी जिसमें पुरुष नरेटर थे और पुरुष ही मुख्य किरदार रहे, तो मुझे ये लगा कि जब मैंने स्त्रियों के बारे में लिखा, जैसे मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेमिका और अगर कहें म्यूज़ मल्लिका पे की बायोग्राफिकल नॉवल लिखा, तो इस उपन्यास में मुझे मल्लिका को खोजना पड़ा क्योंकि मल्लिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो आत्मकथाएं हैं, जीवनियाँ हैं,
या और भी किताबें हैं, उनमें मल्लिका का जिक्र नहीं मिलता। ये हम दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे जो मल्लिका है, और ये ओरिजिनल फोटो है मल्लिका बिल्कुल का। ये असली ही तस्वीर है। आपने अपनी पुस्तकों में खास तौर से महिलाओं को केंद्रित किया है, क्या वजह रही? मुझे लगता है कि महिलाओं की बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो कहने से रह गई हैं, क्योंकि रह रह के हम ना कुछ ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं। अस्मिता का मुद्दा उठा लिया। यहाँ पर हम, अगर मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और मल्लिका की बात करूँ, तो मल्लिका को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथाओं में जिस चैप्टर के तहत रखा, वो चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा, अच्छा। इस तरह से रखा। तो मैं ये चाहती थी, जिस तरह से मल्लिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन में थी एक प्रेरणा बनकर, उस तरह से वो उभर कर सामने आए। तो मेरा ये प्रयास रहा। और अगर मैं कहूँ कि मेरा अभी हाल ही का उपन्यास है त्रिमाया जी। तो त्रिमाया में मैंने ये प्रयास किया कि जो मातृ सत्ताएं हैं, जिनको कहे हम मातृवंशीय समाज हैं जो भारत में हैं, उनको मैं लिखूं। क्योंकि मेरे साथ ये संयोग हुआ कि मेरी एक पोस्टिंग शिलोंग के आसपास रही, और उसके बाद जल्दापारा, जहाँ पे मैंने हाथियों को देखा, क्योंकि हाथियों में भी मातृ सत्तात्मक समाज होता है। हाथियों के झुंड को जो संभालते हैं वो मेल हाथी नहीं होते हैं, वो हथनियाँ होती हैं, कुल माताएं होती हैं। और अगर उसके बाद मेरी पोस्टिंग, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई त्रिवेंद्रम, जहाँ पे नायर समाज को हम एक आइकॉनिक समाज की तरह देखते हैं, जहाँ पे लंबे समय तक मातृवंशीय समाज रहा है। तो मेरे को ये संयोग भी मिले कि मेरे को ये 3 मातृ सत्तात्मक समाजों को देखने का अवसर मिला। तो जब मैंने देखा कि हाथियों में तो सदियों से मातृ सत्तात्मक समाज चला आ रहा है, और वहाँ मेल हाथी कोई विरोध नहीं करते, और वो चला आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ मनुष्यों में जो मातृ सत्ताएं थी और मातृवंशीय समाज थे, उनका विरोध हुआ, उनको खत्म करने का निर्णय लिया गया। लेकिन आज भी शिलोंग में खासी समाज ऐसा है जहाँ सबसे छोटी पुत्री माँ का वंश संभालती है और सारी जिम्मेदारियाँ संभालती है, लेकिन वहाँ पर भी विरोध होने लगा है अब। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था कि मैं इस मुद्दे को उठाती, मातृवंशीय समाजों पे उपन्यास लिखती, कि हाथियों के बरक्स हम मनुष्य इस मातृवंशीय समाज को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं। मैं हमारे दर्शकों को आपकी ये पुस्तक त्रिमाया दिखाना भी चाहूंगी, और ये वाकई आपके दिल के भी खासी करीब है। कहीं ना कहीं आप इससे बहुत ज़्यादा अटैच। इसकी खास वजह क्या है? इसकी खास वजह मैं नाहिद बताऊं तो वो जो दिल के मेरे करीब है, जब सत्ता परिवर्तन होता है, अगर नर मुखिया है और पितृ सत्तात्मक समाज है, तो बहुत खून खराबा होता है। लेकिन अगर आप हाथियों में और मैट्रिलिनियल फैमिलीज में भी देखेंगे, तो स्त्रियां जब मुखिया चुनती हैं तो वहाँ कोई खून खराबा नहीं होता। वहाँ पर स्त्रियां बुद्धिमत्ता, अनुभव और उसका विवेक को वो चांस देती हैं। ऐसे ही हाथियों में सबसे अनुभवी हाथिनी को चुन लिया जाता है। अगर इसके बरक्स हम शेरों में देखें तो बड़ा खून खराब होता है जब सत्ता परिवर्तन होता है। यहाँ पर स्त्रियां चुपचाप से अपनी अनुभवी स्त्री को सत्ता दे देती हैं, मुखिया चुन लेती हैं। तो अगर मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि अगर हम कहें कि इस धरती के आरंभ में हमेशा से मातृ सत्ताएं रही, इसके ऐतिहासिक सबूत भी मिलते हैं। अगर वो चली आती होती ना, तो इतने विश्व युद्ध नहीं होते, इतनी अशांतियाँ नहीं होती, इतने डिफरेंसेस नहीं होते, और मनुष्य, मतलब अगर स्त्रियां क्या कर लेती, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को ताने दे लेती, एक दूसरे पे एक आध धौल जमा देती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। स्त्रियां दूसरी स्त्री के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये जो भावना है वो मातृ सत्तात्मक समाज के पीछे हमेशा से रही है। तो इसलिए ये उपन्यास मेरे दिल के करीब है। बिल्कुल। जिस तरीके से हमने जिक्र किया था कि आपके हर उपन्यास या कहानी के अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं को केंद्रित किया गया है, महिलाओं को ही मेन कैरेक्टर में। और कहा भी जाता है ना कि किसी भी पुरुष के पीछे जो कामयाबी का हाथ होता है वो महिला का होता है, चाहे वो उसकी माँ हो या उसकी पत्नी हो या उसकी बहन हो या उसकी बेटी हो। लेकिन एक औरत की कामयाबी के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो भरोसा, वो हाथ, वो सपोर्ट वो नहीं होता, तब तक कोई भी महिला अपने जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। वो कामयाबी आपको कैसे मिली, आपके पति के द्वारा, वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल नाहिद, क्योंकि मैं ना फेमिनिस्ट से ज़्यादा इक्वलिस्ट हूँ जी। तो मैंने हमेशा बराबरी में विश्वास रखा है, और निश्चित तौर पे मेरे पति का मेरे पूरे
साहित्य में जो मेरी उपलब्धियां हैं उनके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और मेरे पहले पाठक वही होते हैं, कई बार वो पूरी का पूरी मेरा उपन्यास खारिज कर देते, कहते बना नहीं है जी। तो उनका सपोर्ट रहा, और उन्होंने बच्चों को पालने में भी मुझे बहुत मदद की। जब मैं साहित्य के कार्यक्रमों में बाहर गई होती थी तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बच्चों को संभाला जैसे कोई पिता संभाल सकता है अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में। और मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों अपने पिता पे बहुत निर्भर करती है भावनात्मक रूप से। जी जी। मैम, यहाँ हम बात करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपकी जो पहली वेबसाइट थी उसे स्टार्ट करना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल दौर था, तो किस तरीके से आपने उन मुश्किलों को दूर किया? बिल्कुल, अगर नाहिद हम कहें तो वो समय ऐसा था जब यूनिवर्सल फॉन्ट नहीं था हिंदी का। आपको भी याद हो तो, पता नहीं याद है कि नहीं, 2000 से पहले की बात है। आप किसी को हिंदी में मेल नहीं भेज सकते थे, भेजेंगे तो वो डब्बे डब्बे आते थे, या तो उसके कंप्यूटर में वो फॉन्ट अवेलेबल हो। तो हम लोगों ने लंबा समय इंतज़ार किया कि एक यूनिवर्सल फॉन्ट आए, जिसको हम देखते हैं यूनिकोड के रूप में आ गया है। और वो समय ऐसा था कि हिंदी साहित्य के जो लेखक थे वो बहुत प्रो कंप्यूटर नहीं थे, तो वो सब पहले लिखित भेजते थे, उसको मैं टाइप करती थी, फिर वेबसाइट पे डालती थी। मुश्किल तो था लेकिन जोश से भरी हुई थी मैं। और मेरे पति ने उस पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन किया, उन्होंने उसको बनाया तो, और मेरे को दिया कि लो अब इस पे काम करो। तो वो समय था तो बहुत मुश्किल, लेकिन मुझे याद है कि निर्मल जी को मैंने पत्र लिखा था, तो उनका मेरे जवाब में फ़ोन आया कि निर्मल वर्मा जी का, कि अरे वाह मनीषा, ऐसा हो सकता है क्या कि इस तरह से साहित्य अनवरत इंटरनेट पे आएगा और कहीं और बैठा हुआ व्यक्ति भी पढ़ सकेगा। आज तो हम सोचते हैं कौन सी बड़ी बात है, क्लिक की बात है, लेकिन वो समय अलग था। लोगों को, हिंदी के लोगों को कंप्यूटर से अवगत कराना, हिंदी के फॉन्ट्स का आना, तो बहुत सारे हमारे जो भाषा वैज्ञानिक हैं, जो कंप्यूटर से भी जुड़े हैं, तकनीकी से जुड़े हैं, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए और वो हमें दिखाई नहीं देते सामने। तो ये पूरा एक समय गुजरा। वो कहते हैं ना कि इस समय एक वक्त पे किसी भी चीज़ के लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता, और जब आप उन मुश्किलों से पार पा लेते हैं तभी जीत आपकी होती है। मैम, यहाँ हम जिक्र करना चाहेंगे कि आप साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पर्यावरणविद हैं, लेकिन साथ ही एक बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना है। वो शौक, वो हुनर कैसे आप में आया और कैसे आपने कथक की शुरुआत की? नाहिद, इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरी यायावरी को जाता है, क्योंकि मैं हर जगह घूमती फिरती थी, हर जगह ट्रांसफ़र हो जाता था, हर 3 साल में हम सामान बांध लेते थे, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और शादी हो गई थी 24 साल में ही, तो मुझे ये लगता था कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो ग्वालियर हमारी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ मुझे रायगढ़ घराने के गुरु भगवान दास जी से मेरा परिचय हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने बचपन में जयपुर घराने का थोड़ा सा कथक सीखा है, मैं उसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मोहिनी जी और भगवान दास जी दोनों ने कहा कि बिल्कुल तुम आओ, और मैंने दोनों बच्चों को स्कूल भेजती थी और फिर मैं कथक सीखने जाती थी। तो मैंने पूरा विशारद किया पूरी पोस्टिंग में। फिर ये हुआ कि ट्रांसफ़र हुए, तो गुरुजी और जो गुरु आइन थी हमारी मोहिनी जी, उनसे मेरा संपर्क छूट गया, और जो प्रस्तुतियों वाला हिस्सा होता है वो नहीं हो सका, क्योंकि आपको पूरा एक समूह चाहिए होता है, एक टीम होनी चाहिए, तबला वादक होना चाहिए। तो फिर मैंने कथक को अपना एकेडमिक साइड में चली गई। मैंने बिरजू महाराज पे एक किताब लिखी, बिरजू लय। उसी के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे कि भले ही आप कथक को परफॉर्म नहीं कर पाई हों, लेकिन आपने लफ्जों में परफॉर्म कर दिया। बिल्कुल। तो बिरजू लय क्या है, क्या खासियत है इस पुस्तक में? बिरजू लय की अगर मैं बात करूं तो बिरजू महाराज की बायोग्राफिकल किताबें बहुत हैं और उनके पर बहुत आलेख छपे हैं, लेकिन जो उनकी टेक्निकलिटी है, उन्होंने कैसे कथक को, जो कहते हैं कथक हमेशा एक व्यक्ति का नृत्य होता था, उसको उन्होंने बैले बना दिया, उन्होंने उसको सामूहिकता का नृत्य बना दिया। तो जब भी आप बिरजू महाराज की प्रस्तुतियां देखेंगी तो उन्होंने बड़ी बड़ी सामूहिक प्रस्तुतियां दी हैं। अगर मैं कहूँ ओलंपिक्स में या कहीं कोई बड़े खेल हुए थे हमारे दिल्ली में, तो उन्होंने खो खो पे प्रस्तुति करी थी वहाँ। तो मैंने जो उनका पूरा का पूरा जो टेक्निकल वाला हिस्सा था, या उनके परिवार, उनके पिता थे अच्छन महाराज,
उनकी नृत्य विशेषताएं जो बिरजू महाराज में आई, उनके बारे में पूरा लिखा है, क्योंकि बिरजू महाराज ने अपने पिता को 10 साल की उम्र से भी पहले खो दिया था जी। और फिर भी उन्होंने उनकी विशेषताओं को सीखा, कैसे उनकी माँ ने सिखाया कि पिता कैसे नाचते थे। तो वो पूरा का पूरा हिस्सा, उसमें थोड़ा जीवनी वाला पार्ट है और थोड़ा उनकी टेक्निकलिटी वाला पार्ट है। कुछ चीज़ें जो, और कहते हैं कि लय सम्राट है जी। वो लय को यूं पकड़ते हैं कि वो जो आकाशवाणी में क्या कहते हैं, स्पूल्स होते हैं ना जी। जो घूमते हैं सीधे और उल्टे भी, तो उन्होंने स्पूल्स पे भी नृत्य की एक प्रस्तुति बना दी थी। तो वो हवाओं पे नृत्य की प्रस्तुति बना देते हैं। तो लय की जो उनकी पकड़ है, तो वो मैं कह सकती हूँ कि पूरे कथक के संसार में लय पे बिरजू महाराज जैसी किसी के पास पकड़ नहीं और है। कथक आपके मन के बड़ा करीब है, ये आपका चेहरा बयां कर रहा है, क्योंकि जब जिक्र हो रहा है तो आपके चेहरे पे एक बिल्कुल। मनमोहक मुस्कुराहट आ रही नृत्य है। मेरा पैशन है और मुझे आज भी अवसर मिलता है तो मैं अकेले में नाचना पसंद करती हूँ बहुत अपने लिए। खूब, और वो बहुत ज़रूरी है कि जो आपका एक शौक़ है उसे ज़िंदा रखना बिल्कुल। चाहिए और उसे वक्त देना चाहिए। आपने बात की थी हिंदी की। हिंदी की तो आप महारथी हैं, लेकिन कहा जाता है ना, जिसे हिंदी आती है ना उसे हर भाषा बहुत आसानी से आ जाती है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में सबसे कठिन भाषा है ना तो वो हिंदी है, और हम भारतीयों के लिए वो बहुत आसान है। बिल्कुल। आपने ना सिर्फ हिंदी में महारत हासिल की, बल्कि कई और विदेशी भाषाओं को भी सीखा और उनमें भी नए नए प्रयोग किए। वो आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सी भाषाएं थी और किस तरीके से नए प्रयोग थे? दरअसल हुआ ये कि मैं, क्योंकि पूरे विश्व की यात्राएं करती हूँ और अभी भी करती हूँ, आगे भी प्लानिंग्स है, तो होता ये था कि मेरे उपन्यासों में जब भी जैसे स्पेन आया, अगर कश्मीर आया, अगर इंग्लैंड आया तो अंग्रेज़ी आ ही जाती है। तो मैं चाहती थी कि मेरे पात्र ओरिजिनल बिल्कुल मौलिक भाषा बोलें, तो उस कारण मैंने थोड़ी स्पेनिश सीखी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत विशेषज्ञ हूँ उन भाषाओं की, लेकिन हाँ, और अगर मेरे पात्र डच हैं, जर्मन हैं या जर्मनी में कोई विचर रहे हैं, तो बंगाली, जैसे अगर मैं मल्लिका की बात करूँ तो मल्लिका उपन्यास में बहुत सारे बंगाली संवाद भी हैं। तो उस चीज़ को ऑथेंटिक करने के लिए मैंने उन भाषाओं को थोड़ा थोड़ा सीखा। ऐसे मैं बहुत प्रो नहीं हूँ उन भाषाओं को लेकर, लेकिन हाँ, मुझे भाषाओं को सीखना बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना कि एक भाषा के पूर्ण ज्ञानी और हर भाषा के अल्प ज्ञानी होना आपको बेहद ज़रूरी है जीवन में, अगर आपको कुछ करना है, और नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। यहाँ आपने जिक्र किया कि आप घूमने की बहुत शौकीन है, शायद घुमक्कड़ी उसी से कुछ मिलता जुलता है। उस साहित्य के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या है घुमक्कड़ी की कहानी? घुमक्कड़ी की कहानी ये है कि मुझे संयोग से इंग्लैंड 3 बार जाने का मौका मिला। तो पहली यात्रा में, क्योंकि मैं लेखक हूँ तो मेरी रुचि रहती है कि मैं लेखकों के जो म्यूजियम्स हैं, और अगर आप देखेंगे यूरोप में लेखकों के घरों को बहुत सुंदर तरीके से म्यूजियम बनाया गया है और उनकी ट्रस्ट बनाई गई है। तो जो भी आपके प्रिय लेखक थे, तो मैं जिस भी शहर जाती थी यूके में, तो मैं कोशिश करती थी किसी लेखक के घर की यात्रा करूँ। जैसे मैं चार्ल्स डिकन्स के घर गई, मैं जैन ऑस्टन के घर गई, मैं फ्रॉयड के घर गई, मैं कीट्स के घर गई, मैं आर्थर कॉनन डॉयल का जो उन्होंने उनका घर है, और इनका शर्लक होम्स पे उन्होंने पूरा एक बड़ा एक घर को हायर करके बेकर स्ट्रीट पे ही उसको पूरा म्यूजियम बनाया। तो ये लेखकों के घरों की जो यात्रा थी, तो मैं आयरलैंड और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तीनों में मैंने ये यात्राएं की। तो ये कहानी यही है उन लेखकों के घरों की जो यात्रा है। जैसे डबलिन जाके मैं जेम्स जॉयस के घर गई, तो ये उन यात्राओं के पूरे अनुभव और वृत्तांत हैं। तो ये यात्राओं के अनुभव की एक तस्वीर हम हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, और इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और तफसील से कि क्या ख़ास महसूस किया आपने, क्या कुछ अलग महसूस किया। वो कहते हैं ना, हमारे देश में तो कोने कोने पे संस्कृति सभ्यता सब बदल जाती है। विदेश में जाकर इंग्लैंड गई हैं, आपने पूरी दुनिया घूमी है, क्या सभ्यता संस्कृति में फ़र्क नज़र आया आपको? मुझे बस एक फ़र्क नज़र आया कि वो वहाँ अपनी जो थातियाँ हैं, अपनी धरोहरें हैं, उनको बहुत संभाल के रखते हैं। और हम वहाँ कहीं लैकिंग करते हैं कि हम विकास में आराम से किसी भी कुंड को ढहा सकते हैं, हम आराम से किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकते हैं, किसी भी पुरानी लाइब्रेरी को तोड़ के मॉल बना सकते हैं।
वहाँ पर ये है कि पुरानी चीज़ों को सहेज के रखा जाता है, अपनी नदियों को सहेज के रखा जाता है, उन पे बने ऐतिहासिक पुलों को सहेज के रखा जाता है, लेखकों के घरों को सहेज के रखा जाता है। और नाहिद, एक खास बात इस घुमक्कड़ी की बात में, जो एक चैप्टर है नेपथ्य के धुंधलके से, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगी कि हमेशा ये होता है कि महानता के पीछे एक अंधेरा होता है। तो ये जब मैं इन सब लेखकों के घरों की यात्रा कर रही थी, मुझे उतनी ही टैलेंटेड, उतनी ही प्रतिभा से भरी और प्रतिभा के विस्फोट से भरी एक स्त्री दिखी, जो कि कहीं ना कहीं उसको उपेक्षित किया हुआ था। अगर मैं कहूँ, मैं वर्ड्सवर्थ के घर गई थी तो डोरोथी विलियम उतनी ही टैलेंटेड थी। डैफोडिल्स पे उन्होंने बड़े खूबसूरत बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हैं, वो गद्य लिखती थी, डायरियाँ लिखती थी। और अगर मैं कहूँ, मैं जेम्स जॉयस के घर गई तो उनकी बेटी थी लूसिया, वो बाइपोलर थी लेकिन बहुत बड़ी नृत्यांगना थी। तो और कीट्स के घर में उनकी जो मंगेतर थी फैनी ब्राउन, उनके ऊपर बड़े आरोप लगे कि उन्होंने कीट्स को छोड़ दिया था जब वो मर रहे थे। तो इस तरह की कई स्त्रियां थी, चार्ल्स डिकेंस की पत्नी कैथरीन थी। तो ये सारी स्त्रियों को कहीं ना कहीं पीछे धकेला हुआ था। तो मुझे इन स्त्रियों पे मैंने ख़ास तौर पे लिखा है। उनकी अंगूठियाँ मुझे मिली वहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई, उनके कंघे मुझे मिले, उनकी किताबें भी मिली, पर उनके ऊपर इतने बड़े बड़े म्यूज़ियम नहीं बने हुए थे। तो मैंने उन स्त्रियों पे पूरा का पूरा एक चैप्टर इसमें लिखा है। बहुत खूब। और वो तो है ही कि जो हमने जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं महिला प्रधान जो है वो आपके उपन्यास रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक अहम जगह दी होती है जो शायद कहीं छुपे हुए हैं। यहाँ आपने जिक्र किया कि इंग्लैंड में जाके जब आपने देखा तो उनके बच्चे जो है वो परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के दौर की अगर हम बात करें, कहीं हमारे यहाँ की जनरेशन किताबों से पीछे छूट रही है, साहित्य से दूर हो रही है। कभी आपको ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल, ये मैं महसूस करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस सब में कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक होने में कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। क्योंकि हमने, अगर बच्चे ने खेल में रुचि दिखाई, साहित्य में रुचि दिखाई, तो हमने उसे धकेला तकनीकी की तरफ, विज्ञान की तरफ, कि नहीं नौकरी करनी है या कंप्यूटर पहले सीखो, किताबें तो पढ़ते रहना। तो ये जो हमने उन बच्चों को ऐसे प्रोफेशंस की तरफ धकेला जो कलाओं से उनको दूर करते थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी पीढ़ी से शुरू हो जाता है। कहीं हम ही जिम्मेदार हैं बच्चों को किताबों से दूर करने के। बिल्कुल हम ही जिम्मेदार हैं, और ज़्यादातर परिवारों में ऐसा मैंने देखा। लेकिन सौभाग्य से मेरे बच्चे अभी भी किताबों से प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से किताबें देखी। तो मुझे लगता है कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो किसी न किसी कला से, साहित्य से, किताबों से बच्चों को जोड़ के रखें। तो अब मैं देख रही हूँ कि, और एक और बीच में गैप आया था कि ना किताबें उपलब्ध नहीं होती थी। अब फेसबुक पे सारी किताबें उपलब्ध हैं, तो मैं देख रही हूँ पाठकों की संख्या बढ़ रही है। और मैंने इसमें फेसबुक का भी बहुत बड़ा हाथ है कि बहुत सारे युवा लेखक जो हिंदी में अभी आए हैं साहित्य में, राजस्थान से भी, तो इंटरनेट पे उन्होंने फेसबुक से साहित्यकारों के और साहित्यिक संस्थाओं के संपर्क में आके फिर से जगह बनाई है। तो सोशल साइट्स में बहुत सी चीजें हैं, ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या चुनते हैं। यहाँ जहाँ आपने जिक्र किया कि अभिभावकों की एक कमी है कि अपने बच्चों को जो है संस्कृति से या ये कहें साहित्य से दूर कर रहे हैं, यहाँ आप एक अहम भूमिका निभा रही हैं, न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि और भी तमाम उन बच्चों को जिनकी कुछ रुचि है साहित्य में, या जिन्हें कहें लिखने का थोड़ा सा शौक। क्रिएटिव राइटिंग जो आप वर्कशॉप लगाती हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे वो बच्चों में रुझान पैदा करती है? बिल्कुल, हमने कथा ज्ञान इसीलिए शुरू किया था कि क्योंकि मैं जब हिंदी साहित्य में आई थी और मैं बिल्कुल ही अलग इलाके से आती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे कहानी के क्राफ्ट को समझना आना चाहिए, मुझे कहानी में कैसे द्वंद्व आता है मुझे वो जानना चाहिए। तो मुझे कोई इस तरह से सिखाने वाला नहीं था। और मैंने जो हिंदी में एमए जिस शौक से किया था कि मैं क्रिएटिव राइटिंग पढ़ पाऊंगी, मैं जान पाऊंगी साहित्य कैसे लिखते हैं, वहाँ में हम है ना आलोचना ही पढ़ते रहे। तो मुझे कहीं ना कहीं निराशा हुई थी। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे लगता था कि काश तब वो कोई वर्कशॉप होती कहानी लेखन की, या किसी दिग्गज से मैं कुछ सीख पाती। तो वो मैंने हिंदी साहित्य में जब मैं आई, सेमिनार्स में हम जाते थे, बड़े लेखकों को सुनते थे, तो अपने लिए कान खुले रखते थे कि क्या बोल रहे हैं वो, कैसे लिखते होंगे, या उनसे पूछते थे। तो जब मेरे को ऐसा लगा, तो मैं जब इस कद पे आ गई
और जब मैं सारे अपनी यायावरी ख़त्म करके जयपुर में आके सेटल हुई, तो मुझे लगा कि मेरे को कथा कहन नाम से एक वर्कशॉप करनी चाहिए, जिसमें देश भर से मैं दिग्गजों को बुलाऊं और देश भर से लोग आए, 3 दिन यहाँ ठहरे। फिर हमने इसको करना शुरू कितना रुझान रहता है यंगस्टर का और कितना कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत सारी हमारे पास जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि हम वहाँ पे इतने कम, मतलब 50 कमरे हैं और हमारे जो सीखने वाले हैं इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं कि हमें चुनना पड़ता है उनमें से। और सीख के तो मैं ये बात कहूँ कि हर साल अगर मैं देखूँ तो हिंदी साहित्य में 3-4 ऐसे युवा लेखक शामिल होते हैं हर वर्ष जो कथा कहन से निकल कर गए। बहुत खूब। तो ये मुझे बहुत संतोष देता है। वो कहते हैं और ना, कई ऐसी गृहिणियां नाहिद जिन्होंने लिखने के शौक को अपने मार दिया था, लेकिन कथा कहन के बहाने फिर से उसको रिवाइव किया। बहुत खूब। और ये एक अच्छी शुरुआत भी। और कहते हैं जिस चीज़ का ज्ञान हो आपको, आप अगर बांटेंगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यही कोशिश होना चाहिए कि आपके ज्ञान को और तक पहुंचाए ताकि वो भी अपनी मंजिल पा सके। मैम, कहा जाता है ना, एक लेखक जो होता है ना, उसकी एक खासियत होती है कि वो पर्यावरण से बड़ा प्रेम करता है, क्योंकि अच्छे अल्फाज जो हैं वो हमें हमारे जहन में तभी आते हैं जब आसपास बड़ा अच्छा माहौल हो, पानी बह रहा हो या अच्छी हरियाली हो, वो देख के ही सुकून मिल जाता है। और कहीं ना कहीं वही सुकून अच्छे अल्फाजों में ढलता है। पर्यावरणविद भी हैं आप, आपकी कोशिश है पर्यावरण को सहेजना, आसपास रखना, ख़ास तौर से पशु पक्षी प्रेमी हैं। आपके इस शौक़ के बारे में आपसे तफसील से जानना चाहेंगे। नाहिद, अगर मैं फिर से नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाऊंगी, क्योंकि जब मैं शादी होके नॉर्थ ईस्ट गई तो आसपास जंगल ही जंगल थे। और वहाँ पर कभी भी अगर ये कहें सियार आ जाते थे, तो लेपर्ड्स आ जाते थे, अजगर आसपास आपको कहीं भी दिख जाते थे। और होता ये था क्योंकि वन विभाग के आसपास ही कहीं होते थे, तो उनको बचाने की कवायद रहती थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि, और मैंने जब देखा कि मैंने सांप को जब करीब से देखा, क्योंकि अक्सर हम शहर से बाहर ही होती हैं यूनिट्स, तो सांप अक्सर आ जाया करते हैं। तो पहले लगता था डर, फिर लगा कि अगर उनको नहीं छेड़ा जाए तो वो अपने रास्ते निकल जाते हैं, वो भी आपसे उतना ही डरते हैं। फिर मैंने हाथियों की समस्या देखी कि चाय बागान जब बन गए तो हाथियों के जो कॉरिडोर्स थे वो नष्ट होने लगे, और वो जो नष्ट होते हैं तो वो हर चीज़ को कुचलते हुए निकलते हैं। तो इसमें उनकी गलती नहीं है जब वो किसी चीज़ को कुचलते हैं। तो मैंने हाथियों की समस्याओं को, जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, उसको देखा पास से। तो मुझे लगा कि इस बात पे और आगे तक ये बात जानी चाहिए। तो मैंने हमेशा अपनी किताबों में जिस तरह से स्त्रियों को मैं लाती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ कि जीवों को भी लाऊं, उनकी समस्याओं को भी लाऊं। तो ये रहा। और मुझे खुद भी घर में भी पेट्स रखने का शौक़ है, तो मैंने बहुत सारी चिड़ियाँ पाली और कभी उनको पिंजरे में नहीं रखा। बहुत खूब, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं ना, पशु हो या पक्षी, अगर आपने उसे कैद में कर दिया ना, तो फिर उसकी जो एक खुशी है वो आप महसूस नहीं कर सकेंगे। ये पर्यावरण प्रेम आपको कब से कहाँ लगा? ये भी क्या कहीं ना कहीं आपकी माताजी की ही देन है? माताजी की तो नहीं, मेरे बड़े भाई हैं मनोज कुलश्रेष्ठ, वो पक्षी वैज्ञानिक हैं। तो बचपन से उन्होंने हमें चिड़िया देखना, चिड़ियों के नाम पहचानना, पौधों के नाम पहचानना उन्होंने सिखाया। उसके पहले मेरे ताऊजी वो जूलॉजिस्ट थे। मेरी बहन बहुत बड़ी जूलॉजिस्ट हैं, पर्यावरणवादी हैं, और अभी उनको पूरे विश्व की सॉल्ट लेक पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तुर्की में, तो वो वहाँ गई थी और मुझे भी साथ ले गई थी। तो वहाँ मैंने देखे बहुत सारे पर्यावरणविद। तो मैं पली बढ़ी ही पर्यावरणविदों के बीच में हूँ। तो बचपन से घर में माहौल था, तो चिड़ियों के लिए ख़ास तौर पे बर्ड वॉचिंग के लिए हमारे भाई हमको हर संडे सुबह उठा के ले जाते थे। तो वो एक माहौल रहा जिससे चिड़ियों और पक्षियों का रहा। हाँ, माँ का ये था कि उनको भी प्रकृति से प्रेम तो था ही। मैम, यहाँ एक जिक्र करना चाहेंगे कि क्या होता है, साहित्य जो होता है ना कहीं भारतीय सिनेमा से ज़रूर जुड़ा है, और वो एक दूसरे को पूरक देखें तो गलत नहीं कहेंगे इस अल्फाज को। और कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो किरदार अदा कर रहे होते हैं, उन किरदार की ज़िंदगी भी बड़ी दिलचस्प होती है। चाहे हमारी भारतीय सिनेमा की कई अभिनेत्रियाँ ऐसी रही हैं जिनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया। एक लेखिका होने के नाते, ख़ास तौर से आप महिला प्रधान लेखिका रही हैं,
कोई ऐसा किरदार जिस पे आप लिखना चाहती हैं, वो ख्वाहिश अभी दबी है और बहुत जल्दी हमारे पाठकों को वो मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी ही ऐसे उन 5 किरदारों पे लिखना चाहूँगी जिन्होंने यूके में जाके और अपना अस्तित्व को बनाया और बीबीसी में वहाँ पर जाके काम किया आरंभिक दिनों में। तो ऐसे 5 किरदार हैं जो वहाँ पर बड़ा नाम थे और कैसे बूढ़े हुए और कैसे उनके जीवन की विडंबनाएं थीं और कैसे उन्होंने वहाँ पे अपने आप को सक्षम बनाया। उन 5 स्त्रियों पे लिखने की मेरी बड़ी तमन्ना है। तो देखिए जब भी होता है, क्योंकि मेरी यूके यात्रा में किसी न किसी ऐसी एक विराट स्त्री से मुलाकात होती है जो बड़ी कठिन परिस्थितियों में वहाँ पहुँची है और वहाँ उसने अपना नाम कमाया है। तो उन 5 स्त्रियों पे मैं जल्दी ही लिखूंगी। यहाँ एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगी आपके अवार्ड्स का। ढेरों अवार्ड मिले हैं आपको, कई मंच पे आपको नवाजा गया है, लेकिन आपके दिल के करीब कौन सा अवार्ड है? अवार्ड्स तो बस एक रिकॉग्निशन होते हैं और लेखक को बस ये कहने की बात होती है कि हाँ तुम जो कर रहे हो ठीक है, प्रोत्साहित करते तुम हैं। जो लिख रहे हो वो लोगों तक पहुंच रहा है जी। तो जो अभी तक मिल चुके हैं उन अवार्ड्स की बात आप करें तो मुझे बिहारी, जब के बिरला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान मिला था जो राजस्थान के लेखकों को मिलता है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था और मुझे लगा था कि मैं अभी क्या इसके काबिल हूँ। मैंने अपने आप से सवाल किया था। तो वो मेरे उपन्यास स्वप्नपाश पे मिला था जो सिजोफ्रेनिक एक आर्टिस्ट की कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो मुझे लगा कि ये सम्मान मिला है तो इसकी मुझे कद्र करनी होगी, मुझे आगे और बहुत काम करने होंगे। बिल्कुल, आप आगे बहुत सारे काम करते रहें और बहुत सारे अवार्ड मिलते रहें और इतनी व्यस्त ज़िंदगी में भी कभी कभी आपको जो थोड़ा सा वक्त मिलता है जो आप अपने कथक को देती हैं, उसके साथ कभी संगीत का भी शौक़ रहा है? कोई म्यूज़िक, ख़ासतौर से बॉलीवुड म्यूज़िक की बात अगर हम करें, भारतीय सिनेमा में कई ऐसे गाने होते हैं जो सुकून देते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अल्फाज देते हैं, क्योंकि हमारी जो भारतीय सिनेमा के पुराने गाने अगर आप सुनेंगे ना तो बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज मिलेंगे उनमें। कोई ऐसा गाना हो जो अक्सर गुनगुनाती हूँ? मैं बहुत सारे गाने हैं पर बहुत सारे, मुझे आशा भोसले बहुत पसंद है। तो आशा भोसले के कुछ गाने हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ख़ास तौर पे उमराव जान के गाने हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। तो यानी कहते हैं ना, वो संगीत में एक ऐसी खासियत होती है, चाहे वो नृत्य के ज़रिए आप करें या आप म्यूज़िक सुने, वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। और जिस तरीके से गज़लें बहुत पसंद है, गज़लें सुनना पसंद है। तो यानी थोड़ा समय आप संगीत के हर तरीके के को देती हैं, चाहे वो गज़लें हो या संगीत। कोई आपका एक पसंदीदा गाना? आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। ये मुझे ये गाना इसलिए पसंद है कि क्योंकि जब हमारी सगाई हो रही थी जी, तो ये गाना मैंने गाया था। ओहो हो। तो क्या आज 2 लाइनें आप गाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूब सूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ। बहुत खूब मैम, और बहुत ही खूबसूरती से आपने गुनगुनाया है और बहुत ही प्यारी आवाज़ है। और कहते हैं ना कि जो आपके अल्फाज हैं वो यही इसी खूबसूरती से आपके साहित्य में, आपकी लिखनी के अंदर नज़र आता है। मैम, दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं दर्शकों को 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी कि पढ़ना फिर से शुरू करें। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो ऑनलाइन अब आने लगी हैं। अगर आपको पत्रिकाएं मिलने में दिक्कत होती है कि भाई स्टॉल्स पे अब पत्रिकाएं नहीं मिलती, तो ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो आपको अच्छा साहित्य उपलब्ध कराती हैं। दूसरी बात, मैं पर्यावरण से जुड़ी हूँ तो हमेशा ये कहूँगी, कहीं भी कोई पेड़ कटता है तो आवाज़ उठाएं और हर साल, बरसात के दिन है, सावन का मौसम है, हर साल कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और जो जानवरों के लिए आसपास क्रूरता होती है तो उसमें अपना कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करें, क्रूरता होने से बचाएं। और ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, विकास से ज़्यादा मनुष्यता की ज़रूरत है।
तो मनुष्यता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा है। बहुत खूब और बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है आपने। और ऐसा ही एक संदेश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया है कि अपनी माँ के नाम ही एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि पर्यावरण बेहद ज़रूरी है। वो आपको कहीं ना कहीं एक याद रहेगी, एक चीज़ रहेगी, और वो हरियाली जो होगी ना वो आपको सुकून देगी। बिल्कुल। तो वो कोशिश आप भी कीजिए कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम ज़रूर लगाइए। आप यहाँ मैम आए और कहते हैं ना कि जो शब्दों को दे मुकम्मल आकार वही होता है एक साहित्यकार, और ऐसी ही एक खूबसूरत साहित्यकार आप, और आपकी अच्छे साहित्य हमारे दर्शकों को यूं ही पढ़ने को मिलते रहें। धन्यवाद मैम, आप अपने कीमती समय से यहाँ आई और हमारे दर्शकों से रूबरू हुई। और दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर जल्द मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। और हाँ, अपने आसपास पेड़ ज़रूर लगाएं, हरियाली रखें और पशु पक्षियों का भी खास ध्यान रखें, और साथ ही दूरदर्शन के इन कार्यक्रमों को यूं ही देखते रहें और अपना प्यार देते रहें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।